हरियाणा कांग्रेस के विधायक छत्तीसगढ़ से चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। नरेला विधानसभा में मातृ पितृभक्ति दिवस पर मंत्री विश्वास सारंग ने बुजुर्गों को किया सम्मान, राहगीरों को किया शरबत वितरण। लॉरेंस गैंग ने की मूसेवाले की हत्या। लॉरेंस का भांजा सचिन बिश्नोई बोला, मैंने ही की मूसेवाले की गोली मारकर हत्या। मिट्टू खेड़ा के कत्ल का लिया बदला। कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग, आतंकियों ने बैंक में घुसकर मैनेजर को मारी गोली। गृहमंत्री शाह ने तुरंत डोभाल और रोज को बुलाए। संभल में यूपी पुलिस की वर्दी में ड्रग्स स्मगलिंग, एक भाई सिपाही तो दूसरा बना साहब। 1.25 क्विंटल गांजा जब्त। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। भाजपा के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय कैलाश सारंग की जयंती पर नरेला विधानसभा में मातृ पितृ भक्ति दिवस पर मंत्री विश्वास सारंग ने बुजुर्गों का सम्मान किया। इस दौरान मंत्री ने राहगीरों को शरबत का वितरण किया। आपको बता दें कि नरेला विधानसभा के विभिन्न वार्डों में ये कार्यक्रम किया गया है। मंत्री ने कहा कि माता पिता का सम्मान ही हमारे संस्कार है। स्वर्गीय कैलाश सारंग जी की जयंती के अवसर पर हमने निश्चित किया है कि हम इस दिवस को मातृ पितृ भक्ति दिवस के रूप में मनाएंगे और इसीलिए आज नरेला विधानसभा के विभिन्न वार्डों में हमने हमारे आशीर्वाद दाता बुजुर्गों का सम्मान किया, उनसे आशीर्वाद लिया और ये संकल्प लिया कि हम सभी बुजुर्गों का सम्मान करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आज विभिन्न क्षेत्रों में शरबत का वितरण हुआ, पूजा पाठ के कार्यक्रम हो रहे हैं, सुंदरकांड के कार्यक्रम हो रहे हैं, आंगनबाड़ियों में बच्चों को सामग्री वितरित हो रही है, अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, अस्पतालों में भी फलों का वितरण हो रहा है। सरगुजा जिला प्रशासन ने पढ़ाई में होनहार छात्रों के लिए अनोखी पहल शुरू की है। जिला प्रशासन ने शहर के मल्टीपर्पज स्कूल में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को हाई एजुकेशन की पढ़ाई के लिए मुफ्त में कोचिंग दी है। दरअसल सरगुजा जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, ऐसे में बच्चों की हाई एजुकेशन की पढ़ाई नहीं हो पाती है। लेकिन जिला प्रशासन ने जिले भर के छात्रों की सूची निकाली है जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने बताया कि हाई एजुकेशन के लिए छात्रों को कोटा जैसे बड़े शहर में जाकर कोचिंग करनी पड़ती थी, जिसके लिए छात्रों के परिवार को काफ़ी रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन सरगुजा जिले के काबिल छात्रों को मुफ्त में कोचिंग दी जा रही है। मेरे पापा एक छोटे से मज़दूर हैं और हम लोग का घर भी उतना बड़ा नहीं है कि हमको प्रॉपर एक रूम मिल सके स्टडी करने के लिए। और यहाँ पे हमें हॉस्टल की सुविधा दी गई है अच्छे से, नीट और जेईई की यहाँ पे कोचिंग होती है और बहुत तरीके से मतलब यहाँ पे निःशुल्क सुविधा है, हमें किसी भी प्रकार का कोई फीस भी देना नहीं पड़ रहा है। तैयारी तो नीट की है, फिर डॉक्टर बनने का है, MBBS का सपना है, बट ये है कि हमारे घर वाले अफोर्ड नहीं कर पाते इतना पैसा, जिसके कारण हम छोटे लोग ऐसा कोचिंग वगैरह नहीं कर सकते बाहर जाके। फिर हमें यहाँ निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जा रही है जहाँ पे सारे सब्जेक्ट अलग अलग टीचर हैं जो कि हमें नोट्स की और कितने सारे मॉड्यूल्स की तैयारी कराते हैं। साथ में टेस्ट भी होते हैं बहुत सारे जिससे हमारे प्रैक्टिस पेपर हो सके। अभी कुछ दिनों से मतलब मेरे पापा भी एक आम किसान है कहना चाहिए थे, और उसके बाद इतना मतलब एफर्ट नहीं कर पाते। अगर मैं नीट की कोचिंग के लिए अगर कहीं बाहर जाने का प्लान बनाता तो अगर यहाँ अपने शहर में अगर कोचिंग हो जा रहा है तो काफ़ी सहायता हो जा रहा है। यदि ये कोचिंग नहीं होती ना तो शायद हम लोग केवल अपने अपने स्कूल तक 4-6 बच्चों में सीमित हो जाते। ये पूरे ज़िले के बच्चे, आज हमारे पास 100 बच्चे आ गए हैं, तो इतने सारे बच्चों के बीच हम लोग इसमें से मतलब लगभग 50% से ज़्यादा बच्चे हमारे बहुत अच्छे सामने आ रहे हैं और फिर मेहनत भी उतना ही कर रहे हैं। डेली का डेली जितने क्वेश्चन पेपर इन लोगों को दिए जाते हैं सब अपना कंप्लीट करते हैं, पढ़ाई अच्छी हो रही। पिछला टेस्ट हुआ था उसमें भी इनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। ऐसा ही मेहनत करते रहे तो हम लोग को रिजल्ट कम से कम कुछ तो मिलेगा अच्छा।
सरगुजा एक दूरस्थ आदिवासी अंचल वाला ज़िला है, जहाँ के सभी बच्चों को, चूँकि उनका आर्थिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि सभी को बाहर जाकर के कोटा में या बड़े शहरों में जाकर उनको कोचिंग की सुविधा प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसे आदिवासी और जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो किसान पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, जो उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो बाहर अपने बच्चों को नहीं भेज सकते हैं, वैसे बच्चों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराने के लिए, एक समान धरातल पर लाने के लिए कि उनको भी वही सुविधाएं मिल सकें जो बड़े शहरों में हो रही हैं, तो उसको जिला प्रशासन की तरफ से नीट और जेई की यहाँ पर कोचिंग कराई जा रही है, और उसमें हमारे खुद के शिक्षक, विशेषज्ञ शिक्षक वो सब मिलकर तैयारी करवा रहे हैं। मुंगेली जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर अनुराधा अग्रवाल का चयन यूपीएससी में हुआ है। उन्होंने 598वीं रैंक लाकर यूपीएससी एग्जाम पास किया है। आपको बता दें, अनुराधा अग्रवाल मुंगेली जिले में एसडीएम और लोरमी में जनपद पंचायत सीईओ के रूप में काम कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, केवीसी की हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन के साथ कौन बनेगा करोड़पति में सवालों के जवाब देकर सुर्खियों में आई थी। जी, मैंने यूपीएससी की तैयारी लगभग अभी मैं 2-3 साल से कर रही थी, और मेरी पोस्टिंग अभी मुंगेली में डिप्टी कलेक्टर के रूप में है। इन 2-3 सालों में मैं एसडीएम और जनपद सीईओ के चार्ज में भी रही, तो कार्य की भी व्यस्तता थी, लेकिन मैंने ऑफिस से आने के पश्चात थोड़ा समय निकाल के यूपीएससी की तैयारी की। ये बात सही है कि किसी जिम्मेदार पद पर रहने पर कार्य की भी जिम्मेदारियां रहती है, उसमें कोई लापरवाही ना हो, ये भी एक रहता है। और परिवार के, चूँकि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक 10 साल की बेटी भी है, तो पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी थी, लेकिन परिवार के सहयोग से और प्रोत्साहन से मैंने थोड़ी थोड़ी तैयारी करते हुए सफलता हासिल की। थॉमस कप विजेता भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए अपने हस्ताक्षर किए हुआ बैडमिंटन किट भेजा है, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों के हस्ताक्षर युक्त बैग और बैडमिंटन रैकेट शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि थॉमस कप जीतकर भारतीय टीम ने इतिहास रचा है। गौरतलब है कि भारत ने 73 सालों में पहली बार बैडमिंटन की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिता थॉमस कप जीता है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज स्पर्धा आयोजित होने की बात भी सीएम भूपेश बघेल ने कही है। गोरेलाम वन भूमि पर अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई की गई। दरअसल बसंतपुरा करियाम मुख्य मार्ग में सीतादा गांव के पास वन भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। आपको बता दें, वन परिक्षेत्र अधिकारी देव सिंह ठाकुर के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। गोरेला में 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दें, 7 जनवरी 2021 को दवरीकला गांव में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। आरोपी लक्ष्मण शास्त्री को पास्को एक्ट के तहत 20 साल के सश्रम कारावास की सजा और 1000 का जुर्माना लगाया गया है। गोरेला से एक खबर मिली है, जहां 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा के साथ 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस खबर पर हमारे साथ सहयोगी संवाददाता तनवीर आलम जुड़ चुके हैं। तनवीर, 20 साल की सजा हुई है, 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। ये मामला 7 जनवरी 2021 का है, जब वो 9 साल की मासूम बच्ची अपने घर पर अकेली थी, तो आरोपी ने उसे अकेला पाकर अपनी हवस का शिकार बनाया। जो आरोपी लक्ष्मण सारथी है, उसको आज पेंड्रा रोड एडीजे कोर्ट ने पास्को एक्ट के तहत 20 साल का श्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 1000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। जी तनवीर, क्या आरोपी उनका कोई रिश्तेदार था या पड़ोसी था या पहचान का था?
जी बिल्कुल। आरोपी मासूम का जो 9 साल की मासूम बच्ची थी, उसका गांव का ही रहने वाला था। जब उसने देखा कि मासूम बच्ची घर पर अकेले, तो उसने मौके का फायदा उठाया और मौके का फायदा उठाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद वो आरोपी वहां से फरार हो गया, जिसकी सूचना मासूम बच्ची के परिजनों द्वारा कोटमी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई और कोटमी थाने की पुलिस आरोपी की पतासाजी कर रही थी, लेकिन आरोपी फरार था। लेकिन कुछ ही दिनों पहले आरोपी को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया और उसे कोर्ट में पेश किया गया, जिस पर आज डीजे कोर्ट ने एक बड़ा अहम फैसला सुनाया। और जहां तक ये फैसला ऐसा है कि ये जो ऐसे मंचले जो आशिक हैं, जो इनको तो मंचले आशिक ही कहना पड़ेगा, मंचले आशिक है जो ऐसा अपनी मासूमों को हवस का शिकार बनाते, ऐसे आरोपियों के लिए ये सजा बहुत सही फैसला है कोर्ट का। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता दें, गौरेला में 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा के साथ 1000 रुपए का उस पर जुर्माना लगाया गया है। 7 जनवरी 2021 को दबरी कला गांव में 9 साल की मासूम बच्ची के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया था। इंदौर के संयुक्तागंज थाना क्षेत्र से कार चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार चोर को गिरफ्तार कर कार बरामद कर ली है। आरोपी ने पहले चाबी चुराई, उसके बाद कार चोरी की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें, आदित्य रोजनादार ने कार चोरी कर थाने में मामला दर्ज करवाया था। हमारे यहाँ पर दिनांक 30/5/22 को फरियादी आदित्य पिता अजय रोजनदार ने आकर रिपोर्ट करी कि उसकी क्रेटा कार चोरी हो गई है नवरत्न के पास, उसकी दुकान जो है वहाँ से, जिस पर से हमारे यहाँ मुकदमा कायम किया गया। घटनाक्रम इस प्रकार से कि उसकी दुकान के बाहर उसने कार खड़ी करी थी फरियादी ने, जिस पर से उसने फुटेज चेक करे तो फुटेज में उसकी दुकान पर आने वाला एक अभिलाष नाम का व्यक्ति दिखा, जो उसकी दुकान से कार की चाबी चोरी करके ले गया था, जिसके बाद इसमें संबंधित धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है। बाद में आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। बॉलीवुड सिंगर के की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद उनकी मौत की वजह स्पष्ट हो गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि मंगलवार को कंसर्ट से ज़्यादा एक्साइटेड होने के कारण उनके दिल में 80% ब्लॉकेज हो गया था, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। अगर बेहोश होने के तुरंत बाद उन्हें CPR दिया जाता तो उनकी जान बच सकती थी। आपको बता दें, के को सीने में दर्द हो रहा था, लेकिन उन्होंने इसे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम समझकर एंटासिड दवाई ले ली। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने महाराणा प्रताप की जयंती पर साहसी वीर राष्ट्रभक्त के बारे में कहा कि वे मेवाड़ की शान थे। उन्होंने गरीबों के साथ घास की रोटी खाई थी। तो वहीं दूसरी तरफ भोपाल में दिए गए JP नड्डा के बयान की कड़ी निंदा करते नजर आए हैं। आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने गांधी परिवार को घेरते हुए गांधी परिवार की तुलना चोर से की थी, जिस पर दिग्विजय सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर वो चोर हैं तो फिर अमित शाह क्या है। मैं JP नड्डा के बयान की कड़ी निंदा करता हूँ। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की शान, सम्मान और आदर्श के साथ कभी समझौता नहीं किया। आदिवासियों के साथ बैठकर घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन समझौता नहीं किया। एक तरफ बादशाह अकबर की तरफ से राजा मान सिंह लड़ रहे थे और महाराणा प्रताप जी की तरफ से हाकिम खां सूरी लड़ रहे थे। ये था हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक। मैं उनकी निंदा करता हूं। अगर वो चोर है तो अमित शाह क्या है? मैं उनकी निंदा करता हूं इस बात की। जिन्ना में गन्ना से मिठास ढूंढने के निर्देश जयपुर में आयोजित कांग्रेस के चिंतन शिविर में कांग्रेसी नेताओं को मिले हैं। इसलिए सज्जन वर्मा जिन्ना के राग आलाप रहे हैं, जिन्ना को महापुरुष बता रहे हैं। यदि ऐसा ही है तो जिन्ना को कांग्रेस अपना आदर्श पुरुष क्यों नहीं मान लेती। कहना है विधायक रामेश्वर शर्मा का, जो सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने आगे क्या कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अखंड भारत का सपना हम पूरा करेंगे। वैसे ही जैसे अयोध्या में श्री राम मंदिर बनाया है, वैसे ही जैसे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई है, हम लाहौर में भी तिरंगा फहराएंगे।
शिविर में भारत के एकता अखंडता की बातें होगी, भारत के स्वाभिमान की बात होगी, राष्ट्रभक्तों को नमन करने की बात होगी, पूज्य महात्मा गांधी के सपने साकार करने की बात होगी। लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी, सोनिया गांधी के चिंतन शिविर जयपुर में से सज्जन भैया के अंदर भी जिन्ना का भूत सवार दिया। जो जिन्ना का भूत कभी दिग्विजय सिंह के सर चढ़कर बोलता था, वो जिन्ना का भूत अब सज्जन सिंह वर्मा के सर चढ़कर भी बोलने लगा। क्या कांग्रेस के आदर्श पुरुष है जिन्ना? क्या कांग्रेस ये स्वीकार करती है कि देश विभाजन उसके पुरखों ने और जिन्ना ने मिलकर किया? आज भारतीय जनता पार्टी ये सवाल खड़ी करके पूछती है, अगर जिन्ना तुम्हारा आदर्श पुरुष है तो चंद्रशेखर, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां ये क्या थे? लेकिन कांग्रेस का जिन्ना प्रेम ने आज ये तय कर दिया। मैं बता देना चाहता हूं सोनिया गांधी को, बता देना चाहता हूं राहुल गांधी को कि तेरा जिन्ना प्रेम, कांग्रेस का जिन्ना प्रेम, सोनिया गांधी का जिन्ना प्रेम, राहुल गांधी का जिन्ना प्रेम, सज्जन सिंह वर्मा का जिन्ना प्रेम या दिग्विजय सिंह का जिन्ना प्रेम, अब कांग्रेस की अर्थी को कना देने वाले हिंदुस्तान में 4 लोग नहीं मिलेंगे। हम पहले भी देश विभाजन गलत मानते थे, आज भी देश विभाजन गलत मानते हैं। हमारा संकल्प है कि एक दिन अखंड भारत होकर रहेगा और लाहौर की छाती पर तिरंगा फहराएंगे, तब शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। जबलपुर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिला कोर कमेटी की बैठक लेने पहुंचा था। काफिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। बीजेपी कार्यालय में आयोजित की गई कोर कमेटी की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जबलपुर प्रवास के दौरान पूर्व विधानसभा अंतर्गत निवासरत अनुसूचित जाति वर्ग के कार्यकर्ता आशीष अहिरवार के निवास पर पहुंचे, जहां समाज के लोगों से मुलाकात की। उनके साथ राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ की योजनाओं को कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल करने पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, कहीं का घोषणा पत्र ले लें। खुद के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 15 माह अमल नहीं किया, तो वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली और पंजाब के लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोनों ही प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं। ये वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार मुक्त की बातें करके आंदोलन किया करते थे। हर बार कांग्रेस पार्टी कोई दिक्कत क्यों आती है ये टूट फूट की? मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या कहीं और भी चुनाव हो रहे हो, तो कांग्रेस पार्टी बेड़ाबंदी करती है। क्यों? क्योंकि ये लोग आए ही उस कल्चर से, गलत कल्चर से आ गए। ये दिखाना चाह रहे होंगे खुद के घोषणा पत्र पे तो इन्हें अमल नहीं किया 15 महीने में। पूरे 15 महीने में 15 योजना ऐसी नहीं थी, एक योजना ऐसी नहीं थी जो ज़मीन पे आई। जनता ने इनका लिखित में झूठ देखा है, पढ़ा है, सुना है। सुने से ऊपर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, कह गए थे 2 लाख तक का कर्जा माफ़ कर देंगे, और नहीं कर पाए तो मुख्यमंत्री बदल देंगे 10 दिन में। 15 महीने में एक का 2 लाख माफ़ नहीं हुआ, पर मुख्यमंत्री भी नहीं बदला, और उस पर सवाल तो ये हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गया। मध्य प्रदेश दौरे पर आए जेपी नड्डा ने मंडल कार्यकर्ताओं की लगातार बैठकें ली हैं। इसी क्रम में उन्होंने जबलपुर के रॉयल स्कूल रानी दुर्गावती मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे हैं। आज हम बड़े गौरवान्वित हैं कि हमारे रानी दुर्गावती मंडल जबलपुर महानगर में हमारे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश जी नड्डा इस मंडल की बैठक लेने आ रहे हैं। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक मंडल की बैठक एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ले रहे हैं। उनके साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी और जबलपुर के लोकप्रिय सांसद माननीय राकेश सिंह जी, आदरणीय शिव प्रकाश जी, ये सब लोग एक मंडल की बैठक लेने आ रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो बूथ पे काम है उसकी समीक्षा कर सके और इस मंडल को ताकत मिले। नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद देवास में कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने प्रेस वार्ता की, जिसमें एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह और एसडीएम महेंद्र कब्जे मौजूद रहे। कलेक्टर ने बताया कि नगर पालिका निगम के 45 वार्ड, नगर परिषद के 195 वार्डों में 2 चरणों में मतदान होगा, जिसका पहला चरण 6 जुलाई और
दूसरा 13 जुलाई को होगा। वहीं इस बार पार्षदों को भी व्यय का लेखा जोखा देना होगा। एसपी डॉक्टर शिवदयाल ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर जगह जगह चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में चेकिंग शुरू करने के साथ ही लाइसेंसी शस्त्र जमा करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देखिए, नगरीय निकायों को लेकर जो आम चुनाव की घोषणा हुई है उसके बाद में आचार संहिता, इसको हम लोग अक्षर से पालन कराएंगे। हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि हमारे सभी मतदाता निष्पक्ष, स्वतंत्र, निर्भीक मतदान करें और बहुत ही निर्भीक, स्वतंत्रतापूर्वक पूरे चुनाव संपन्न हों। इसमें ऐसे सभी एलिमेंट्स जिनके कारण किसी तरीके की बाधा आती है उनके ऊपर कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हम लोग करेंगे। हम लोग ये भी सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे सभी चीज़ें, अवैध शराब, अवैध हथियार, अवैध कैश ले जाने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके लिए आज इसे सभी क्षेत्रों में हमने कड़ी चेकिंग लगाई है और उनके ऊपर सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो किसी भी तरह से मतदाताओं को प्रलोभन देंगे या किसी भी तरह से स्वतंत्र मतदान में बाधा बनेंगे। कल राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय आम निर्वाचन 2022 की घोषणा 1 जून को कर दी गई थी। निर्वाचन की घोषणा होने के तत्काल पश्चात से ही आदर्श आचरण संहिता पूरे जिले में प्रभावशील हो गई है। जितने भी बैनर, पोस्टर या संपत्ति विरूपण संबंधित कार्रवाई में नगर निगम के, जिला प्रशासन के, पुलिस के दल गठित किए गए हैं, उन्होंने कार्रवाइयाँ अपनी प्रारंभ की हैं। साथ ही आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इस बार पहली बार वार्ड के पार्षदों के लिए जो है व्यय लेखा का संधारण राज्य निर्वाचन आयोग ने अनिवार्य किया है। क्योंकि ये पहले नहीं हुआ करता था, इसलिए सारे अभ्यर्थी जो हैं इसको ख्याल रखें। जो जिला स्तरीय निर्वाचन व्यय सेल है वहाँ पे अपनी समय पे जानकारी प्रस्तुत करें। बुरहानपुर जिले के पुलिस कंट्रोल रूम में भोपाल पुलिस मुख्यालय के आदेश पर टीम गठित की गई है, जहां सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के प्रयास में सभी थाना प्रभारी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी कर्मचारियों की संयुक्त बैठक की गई, जिसमें एआईजी की ओर से एक नाट्य रूपांतरण किया गया। वीडियो के माध्यम से सभी को जानकारी दी गई। साथ ही हाईवे पर दुर्घटनाओं में कमी कैसे लाई जा सकती है, इस पर भी चर्चा की गई। सड़क सुरक्षा नीति 2015 के अंतर्गत कि जब भी किसी स्थान पर 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु किसी रोड एक्सीडेंट में होती है तो उसमें क्रैश इन्वेस्टिगेशन करना होता है। तो इसमें मुख्यालय स्तर के एक अधिकारी को भेजा जाता है, तो वहाँ पर जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ उस घटना को देखता है कि दुर्घटना का वास्तविक कारण क्या है। तो उसी के लिए इस मुख्यालय ने मुझे भेजा है, तो उसी इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पर सभी पूरे ज़िले के अधिकारी उपस्थित हैं, तो उनको एक प्रेजेंटेशन भी देना है जिसमें ट्रैफिक अवेयरनेस और ट्रैफिक का पूरा सिनेरियो मध्य प्रदेश का और बुरहानपुर जिले का क्या है तो वो बताने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार। स्टील अथॉरिटी।